नमस्ते और शुभ स्वागत Wait, है wait, सभी wait, ma'am, just ओके 10 ओके। seconds only. Okay, three, two, one, live. Go. नमस्ते और शुभ स्वागत है सभी चिकित्सकों को हमारे आज के सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में। यह एक महत्वपूर्ण मौका है हम सभी के लिए एक और नए दृष्टिकोण से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने का। हमारे कार्यक्रम की जानकारी इस स्लाइड में। हम मैनकाइंड में जीवन की सेवा सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व है कि मैनकाइंड में वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हम हमारे यहाँ 21 विश्व स्तरीय यूएस एफडीए और डब्ल्यूएचओ सीजीएमपी अनुसरण करने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हम पहली भारतीय कंपनी हैं जिन्होंने इनोवेटर के बाद डाइड्रोजेस्ट्रॉन एपीआई विकसित किया है। 34 से अधिक देशों और 6 महाद्वीपों में कार्यालय, 600 से अधिक वैज्ञानिकों की मजबूत आर&डी टीम और 5 से ज्यादा नए डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स। डेटा के अनुसार भारत में हम नंबर 1 बाय प्रिस्क्रिप्शन है। मूल्य के आधार पर भारत में चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी। आप सभी को हमारे स्वास्थ्य मंच पर पुनः स्वागत है। आज हमारे सामने है विशेषज्ञ जो हमें स्वास्थ्य के बारे में रोचक जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर पंकज अग्रवाल। डॉक्टर पंकज एक उच्च एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और हार्मोन केयर एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में सलाहकार हैं। उन्होंने मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी शुरू किया है, जहां वह हिंदी में स्वास्थ्य सिद्धांतों को समझाते हैं। डॉक्टर पंकज ने थायराइड ग्रंथ लिखा है और जर्नल ऑफ मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी के मुख्य संपादक हैं। उन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स डायरेक्टर हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और। डॉक्टर पंकज के लेखनों ने 26 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन प्राप्त किया है और उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय अनुसंधानों में मुख्य शोधकर्ता की भूमिका निभाई है। आप सभी को डॉक्टर पंकज के साथ जुड़कर थायराइड स्वास्थ्य के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारे यह सर्टिफिकेट कोर्स 3 मॉड्यूल में है, जिसमें से आज हमारा पहला मॉड्यूल है। मैं डॉक्टर पंकज को आमंत्रित करना चाहूंगी सेशन के लिए। धन्यवाद गरिमा जी। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद मैनकाइंड फार्मा मुझको ये मंच पर प्रदान करने के लिए, जहां पर हम अपनी एमसीएस मेडिकल कंसेप्ट हिंदी के स्वास्थ्य संबंधित परिचर्चाओं में आपके साथ में सम्मिलित होते हैं। मित्रों, हम लोग, हमारा देश आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर से गुजर रहा है और हम सबका प्रयास, सम्मिलित प्रयास, इसको पुनः इसके प्राचीन वैभव पर ले जा सके, हम सब मां भारती से इसी की वंदना करते हैं। यह आवश्यक है इसी भी कार्य को करने में कि इस कार्य करने का बीड़ा जिम्मा कौन उठाएगा। यह यजुर्वेद का जो एक श्लोक है, वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, हम सब इस राष्ट्र जागरण के पुरोहित। पुरोहित वही नहीं होता जो पूजा कराता है, पुरोहित वह होता है जो पुर अर्थात देश का, समाज का हित चाहने वाला। आप भी और मैं भी, यह जो समस्त टीम हमारे साथ लगी है, यह भी, यह हम सब किसी ना किसी प्रकार से अपने समाज के जागरण के लिए कटिबद्ध हों, एक साथ उठ के खड़े हों और उसमें अपना कुछ अतिरिक्त योगदान दें। हमें कुछ ना कुछ अगर आगे बढ़ना है तो जो अपनी क्षमता से अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और यही आज के समय की मांग है कि जितना हम कर सके, जो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, कुछ अतिरिक्त उससे अपने राष्ट्र के लिए करें, अपने आप को विकसित करें। जब हम जानेंगे, समझेंगे, हम मजबूत सशक्त होंगे, तब हम अपने समाज को और बेहतर दिशा में ले जा सकेंगे। तो डॉक्टर जो कि एक मनीषी है, उसका सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? अपने आप को उन्नत करें। जब हम अपने चिकित्सकीय कौशल में और बेहतर होंगे, जब हम अपनी बात को, अपने ज्ञान को, चिकित्सा विज्ञान को बेहतर रूप से समझेंगे, तब हम उस पर भली भांति अमल कर पाएंगे। और शास्त्रों में कहा गया है
वही विद्या जो जानी हो, समझी हो, अपने अंदर तक बैठा ली गई हो, वही हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकती है और वही हमें बेहतर बनाती है। हमने ज्ञान ढेर सारा समेट लिया, सीख लिया, जान लिया, लेकिन उस ज्ञान को क्या करें? वेदों में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जल क्या है? जल अमृत के समान है। ये देखिए, दुग्ध धवल सागर कितना अच्छा लग रहा है, जलप्रपात। लेकिन यह अमृत के समान जो जल है, यदि इसको इस रूप में कर दो तो कैसा हो जाता है? जहां रुका वहां वो गंदा, वहां उसमें सड़ान फैली। तो ज्ञान का जो सागर है ना, ज्ञान का सागर भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसको हम जब बहने देते हैं तब वो उजला रहता है, महकता रहता है। तो यदि हम उसको एक जगह सीमित कर देते हैं तो बदबू आने लग जाती है, सड़ाहट आने लग जाती है। तो जो हम जाने, जो हम सीखें, उसको अपने आप तक सीमित ना रखें, उसको अपने साथियों से बांटे। मिल बांट कर जब हम उसका उपयोग करेंगे तब वह और फलीभूत होगा और आगे बढ़ेगा। और इसी संकल्पना के साथ हम लोगों ने ये मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी, यह जो एक संस्था या आरंभ की, जिसमें अपनी चिकित्सा विज्ञान को हम सरल सहज हिंदी भाषा में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बड़ा एक विडंबना है कि हम सोचते हिंदी में है, लेकिन जब हमें कहीं मेडिकल की कुछ बातें करनी होती है, पक 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 हम इंग्लिश में करने लग जाते हैं। सोचा हिंदी में, बोला इंग्लिश में, तो क्या हुआ? ब्रेन का कंप्यूटर वो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। पीडीएफ में फाइल बनाई, वर्ड में कन्वर्ट किया, तो लोड बढ़ गया। आपने इंग्लिश में सुना, समझा तो हिंदी में, आपका भी लोड बढ़ गया। तो बेवजह हम अपना भी और आपका भी लोड बढ़ा रहे हैं। क्या फायदा? भेजा फ्राई होगा, भेजा जल्दी गर्म होगा। तो भाई, जानना है, समझना है, सीखना है, तो ठंडे दिमाग से क्यों ना समझा जाए? तो यही एक मूल पहलू है हमारी इस एमसीएस की टीम का, कि हम जो सोच रहे हैं वही बोले, जो आप सुन रहे हैं उसी को समझे, चीज आसान हो जाती है। कहने में भी आसान, समझने में भी आसान, लिखने में भी आसान। तो जो हम लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं सरल भाषा में, ऐसे ही जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, उसमें कोई टेक्स्ट बुक का कोई जो क्लिष्ट अध्याय होता है वो नहीं रखा। जर्नल आरंभ किए, वह सरल भाषा में। तो ये पुस्तकों को हमारे बहुत अच्छा मंच मिले भगवान की कृपा से। योगी जी ने पुस्तक का, थायराइड की पुस्तक का, जो जिसका हम लोग आज वर्णन करेंगे, उसका अनावरण किया। एपिकॉन में इसकी रिलीज हुई। अगली पुस्तक हमारी डायबिटीज पे इस वर्ष के एपिकॉन में रिलीज हुई। जो हम लोग जर्नल निकालते हैं, अब इसके 15 तारीख को यह प्रकाशित होता है। 15 अगस्त से हम लोगों ने आरंभ किया था और अब की आने वाली परसों 15 जुलाई में इसके 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो 24 अंक, ये सभी अंक हमारी इस वेबसाइट पर ये उपलब्ध है, medicalconceptsinhindi.in। सरल भाषा में एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए जो हम लोग लिखते हैं वह इसमें आता है। और हम लोग क्यों लिखते हैं? या आप लोग आइए, आगे बढ़िए, कलम उठाइए, और जो आपको आता है, जो आप किसी बच्चे को समझाना सिखाना चाहते हैं, उस बात को लिखिए और हम तक वो करिए, हम इसमें प्रकाशित करेंगे। ये जो हम लोग के क्लिनिकल कौशल संवर्धन कोर्सेज हैं, क्लिनिकल स्किल एनहांसमेंट, स्किल बढ़ाना, पर तो बहुत कुछ लिया। कहा जाता है कि जितना कुछ अच्छी बातें हैं सब कही जा सकी, बस उन पर अमल करना बाकी है। और हम लोग इसी अमलीकरण में पीछे पड़े। हम लोग बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं और करते समय हम लोग फिर धरातल पे आ जाते हैं। तो किस प्रकार से जो हमको करना है, हम उन्हीं बातों को डिस्कस करें और उन्हीं बातों को मैं बोलूं, उन्हीं बातों को आप समझें और अपनी क्लिनिक में उसको प्रयोग में लाएं। यही हमारे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। तो आज हम लोग और अगले 2 और मॉड्यूल्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर्स को किस प्रकार से जाने, समझें, पहचाने और उनको ट्रीट करें। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे हम इसमें, उतनी ही बात करेंगे जो हमारे प्रैक्टिस में हमारे काम आने।
जिससे हमारा क्लिनिकल कौशल, क्लिनिकल स्किल वह बढ़े। हमारे पास पेशेंट आता है, वो किताब पढ़ के नहीं आता, तो हम बात भी किताब की ना करके पेशेंट की ही बात करते हैं। तो क्लिनिकल केसेस को हम सामने रखेंगे कि यदि इस प्रकार का प्रेजेंटेशन हो तो आप क्या करेंगे, और यही तो हमें करना है। तो हम बजाय कि हम पहले पढ़ लें उसको फिर क्लिनिकली अप्लाई करें ना, हम वही डिस्कस करेंगे जो हमें जिसको अप्लाई करना है, जिससे हम एक जो लॉजिकल थिंकिंग है, तर्क सम्मत, कि यही करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसको हम लोग आगे वैलिड करते जाएंगे। अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से पूछ भी नहीं रहा, लेकिन पूरे प्रेजेंटेशन में मैं अकेला नहीं बोल रहा, आप लोगों को बोलने नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक्टिव रखो। कैसे? कुछ प्रॉब्लम्स हम उठाते रहेंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि एक पेन साथ में रखिए और एक पेपर। हमारा केस आया, हमने कुछ आपसे डिस्कस किया, हमने कहा कि अब आप क्या करेंगे, ABCD। तो आप अपना जो आंसर है उस पेपर पे लिख दीजिए कि हम सी करेंगे, फिर देखते हैं डिस्कशन में क्या निकलता है। यदि हमारा आंसर सही निकला तो सीखने की गुंजाइश कम होगी, यदि हमारा आंसर गलत निकला तो सीखने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होगी। अगर आप लोग इसमें चैट बॉक्स में ABCD टाइप करते हैं अपने अपने आंसर की, तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि हम उनको देख पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि राजेश जी ने ऐसे कहा, विनय जी ने ऐसे कहा, हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर लोग बी को सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि आंसर तो सी। तो अगर आप चैट बॉक्स में ABCD टाइप करते जाएं तो इस कार्यक्रम का आनंद 4 गुना हो जाएगा। तो मित्रों, इन्हीं चर्चाओं के साथ में आइए अब हम अपना मुख्य टॉपिक आरंभ करते हैं, हाइपोथायरायडिज्म। कि इसमें हम पहला मॉड्यूल आज का थायराइड फंक्शन टेस्ट, मतलब हमें हाइपोथायरायडिज्म, जिसका अर्थ क्या हुआ, थायराइड हार्मोन की कमी, उसको किस प्रकार से पहचानें। उसको पहचानने का तरीका यही है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट कराए जाए और उनकी रिपोर्ट हमारे सामने आए, और उस रिपोर्ट से हम ये डायग्नोज करें, हम ये कंफर्म करें कि अमुक मरीज को हाइपोथायरायडिज्म है। तो इस थायराइड फंक्शन टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे हो, इस पर बात करते हैं। तो थायराइड के डिसऑर्डर से 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन कम हो गया या फंक्शन बढ़ गया। तो नॉर्मल फंक्शन को तो हम कहते थे यूथायराइड स्टेट, थायराइड नॉर्मल है। थायराइड कम हो गया हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोन बढ़ गए, हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन यह हुआ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसमें थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को देख रहे हैं और किसी चीज को नहीं। तो हम फिजिशियंस जो हैं, हम इससे रूबरू होते हैं। जबकि अगर सर्जन के साथ बैठे कि यार ये बताओ थायराइड कैसी है, थायराइड नॉर्मल साइज की है या बढ़ी है। बढ़ी थायराइड इज गोइटर। डिफ्यूज स्वेलिंग है, पूरी पूरी ग्लैंड बढ़ी हुई तो डिफ्यूज गोइटर। कोई एक गांठ के रूप में बढ़ी हुई है तो एक नोड्यूल, एक सिस्ट। मल्टीपल नोड्यूल है तो मल्टी नोडल गोइटर। तो सर्जन्स आर मोर इंटरेस्टेड इन एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिजिशियंस फंक्शनल एस्पेक्ट। तो हम अगर किसी पेशेंट को कराना होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि फंक्शनल डिसऑर्डर के लिए क्या करो, ब्लड टेस्टिंग, थायराइड हार्मोन की जांच है। सर्जन कहता है कि सबसे पहले आप जाइए इमेजिंग कराइए, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI। तो इस प्रकार हमारी फंक्शनल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स के लिए अप्रोच अलग अलग है। अच्छा, एक टेस्ट और भी है आजकल बड़ी शहरों में ये उपलब्ध है कि हमारे अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को साथ साथ रिलेट कर पाए तो कितना मजा आ जाए। तो रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, थायराइड स्कैन, अल्ट्रासाउंड नहीं, CT स्कैन नहीं, MRI नहीं, रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन में हम ये वाली चीज देख सकते हैं। थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन जैसी एनाटॉमी अच्छी नहीं आती, तो ये जो 3 एस्पेक्ट हैं ये उसमें अच्छे नहीं आते। उसमें तो ये आता है कि कुछ थायराइड में वो कैसा है, हाइपर फंक्शनिंग है, नॉर्मो फंक्शनिंग है या हाइपो फंक्शनिंग। तो जो स्ट्रक्चर है एबनॉर्मल, वो फंक्शन में कैसा है, यह हम लोग रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन में समझते हैं। तो इस भूमिका के साथ आइए कॉपी पेन तैयार रखिए या चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए तैयार रहिए।
थायराइड फंक्शंस को हम किस प्रकार से फंक्शनली समझते हैं, मतलब हम थायराइड हार्मोन की जांच कराएं। तो अगर पूछा जाए टेस्ट कौन सा कराओगे, केवल T3, केवल T4, केवल TSH या ऑल ऑफ द अबव? शुरू हो जाइए, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? बच्चा समझ रखा है, ऑल ऑफ द अबव सारे कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके पास दो पेशेंट्स आ गए, ए और बी। TSH ऊपर लिखा है, याद रखिएगा, TSH, T4, T3। तो एक पेशेंट की जांचें ये है, दूसरे पेशेंट की जांचें ये है। अब आप इनका इंटरप्रिटेशन क्या समझते हैं कि किसको, ए को हाइपोथायराइडिज्म है या ए को हाइपरथायराइडिज्म है, बी को हाइपरथायराइडिज्म है या बी को हाइपोथायराइडिज्म है? अब दो ही ऑप्शन है इसमें कि पहला वाला स्मॉल ए सही है या दूसरा वाला स्मॉल बी सही है, ए या बी। आंसर था आपके, कुछ टाइप कर रहे हैं? ये हम लोगों के प्रेजेंटेशन में और जो ऑडियंस है उनके बीच में लैग कितना होगा, गरिमा जी बता पाएंगे, या टेक्निकल टीम? जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और जो लोग सुन रहे हो, हमारे बीच में लैग कितना होगा, हाँ टाइम जी लैग? सर। सर टेक्निकल रियल टीम? टाइम में है ये लैब। यस सर। अरे वाह, रियल टाइम में है तो देखिए, अभी तक फिर हमारी पब्लिक लगता है अभी बढ़िया बढ़िया लंच करके आई है और अभी वो नींद में है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, लेकिन नहीं हमारे सर, पास तो आएगा भी नहीं, ये तो आप बताएंगे लोग क्या जैसा मैं कह चेक रहे हैं। करके एक बार बता। जी, तो आपको भी सोना नहीं है। देखते रहिए और आंसर बीच में जब मैं पूछूं तो बोलते रहिए कि लोग ABCD में क्या प्रेफर कर रहे हैं। जी, यस सर, यस सर, यस सर। कुछ बोल रहे हैं अभी? चलिए आगे, बड़ा आसान है, फिलहाल छोड़िए इसको, छोड़िए। ए पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, बी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, ये आपने बताया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये तो फर्स्ट ईयर MBBS वाले बच्चे को मालूम होता है कि अगर इस टाइप की रिपोर्ट है तो हाइपोथायराइडिज्म, इस टाइप की रिपोर्ट है तो हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन अगर पूछा जाए हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की डायग्नोसिस हम T3 के बेसिस पे बनाते हैं, T4 के या T3 T4 दोनों, या TSH के, या इन तीनों? इसका आंसर हम आपसे जरूर लेना चाहेंगे। हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म में इसकी डायग्नोसिस किस टेस्ट के बेसिस पे बनाते हैं? गरिमा जी देखिए, इसका आंसर क्या देते हैं? कौन सा टेस्ट हमें बताता है कि किसी पेशेंट को यस सर। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म? भाई, मैं इसमें ध्यान से आपसे पूछना चाह रहा हूं तो कुछ ना कुछ इसमें क्लू होगा तो जरूर। कोई आंसर है आपके पास तो गरिमा जी? एक आंसर TSH का आया हुआ है। TSH का आया? चलिए, देखिए यही ऑल मैंने थ्री। कहा कि अगर हम ये कहें थोड़ा सा कहीं कम सही आंसर होता है तो हमें ज्यादा, किसी पेशेंट को तो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है ये डिसाइड करते हैं हम T3 T4 के बेसिस पे। नाम क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन की कमी। थायराइड हार्मोन है कौन से? T3 T4। तो हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम हो जाएंगे, हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 बढ़ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले थायराइड फंक्शन देखते समय हमें T3 T4 को देखना है कि वो नॉर्मल है, हाइपो है या हाइपर है। जब हम ये देख लेंगे इसके बाद आगे का कार्य आरंभ होगा। तो ग्लैंड ने हमारे जब देखा, हमने T3 T4 की वैल्यू नॉर्मल से कम है तो ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। और जब हमने देखा T3 T4 की वैल्यू T3 और T4 नॉर्मल से अधिक है तो ये हो गया हाइपरथायराइडिज्म। तो इस प्रकार से हम हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, इसको हम T3 T4 से देखते हैं। अब बात आई कि यह हुआ क्यों। दूसरा प्रश्न, थायराइड हार्मोन कम है या ज्यादा, ये हमने समझ लिया, इसका कारण क्या है? तो आइए इसको जरा बताएं कि अगर T3 T4 TSH की वैल्यूज ये है, इस पेशेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपोथायराइडिज्म में हाइरोप्राइविक, हाइरोप्राइविक मतलब प्राइमरी थायराइड का, यहाँ का
प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ट्रोफोक्राइनिक थायराइड के लिए ट्रॉफिक हार्मोन क्या है? टीएसएच, जो ब्रेन से सिक्रीट होता है, तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में या इसकी वैरायटी सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें आपका उत्तर क्या है? ये टेस्ट को देखिए आप, ए बी सी डी क्या कहते हैं? गरिमा जी देखिए, बताइए लोगों के उत्तर क्या आ रहे हैं, ए बी सी या डी। यह भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस बात से बात निकलेगी कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। कोई रिस्पॉन्स है अभी? सर बी आया है एक रिस्पॉन्स। डी आया है कि ए सेंट्रल प्राइमरी, हाइपोथायराइड और ए, लोग ए भी डाल प्राइमरी। रहे हैं। ये ठीक, तो जो रिस्पॉन्स है वह ए आया, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड की अपनी एब्नॉर्मलिटी है जिसमें इस तरह के टेस्ट होते हैं। तो TCT4 कम है, TSH बढ़ा हुआ है, यह बताया गया प्राइमरी। तो अब बात ये आई, हम लोगों ने कहा था कि TCT4 से हम समझते हैं कि हाइपो है या हाइपर है, लेकिन वो किस टाइप का है, ये टाइप कैसे समझते हैं? TCT4 से समझते हैं, TSH से समझते हैं, या इन दोनों से समझते हैं? बिना आपसे पूछे अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में ये T4 और TCT4 और TSH की जो रिलेशनशिप है आपस में, उससे हम ये समझते हैं कि पेशेंट को जो हाइपो है या हाइपर है वो किस प्रकार का है। तो इसको हम आपको अगर समझाएं तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से बन रहे हैं इनका बनना कम हो गया हाइपोथायराइडिज्म, तो क्या हुआ? ये हार्मोन्स कम हुए, ये सिग्नल गया पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ने देखा थायराइड काम नहीं करी। पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड ने देखा कि जिसको वो मास्टर कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर बॉस को पता चले कि जूनियर काम नहीं कर रहा तो क्या करता है? काम करो, उस पर जोर लगाता है। तो टीएसएच ने अपना जोर लगाया, टीएसएच सॉरी पिट्यूटरी ने जोर लगाया टीएसएच सिक्रीट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट किया, काम क्यों नहीं कर रहे भाई? है, तब थायराइड काम करे। तो थायराइड में TCT4 कम है, हार्मोन्स कम है, और पिट्यूटरी ज्यादा जोर लगा रही है। इसका मतलब पिट्यूटरी सही काम कर रही है, पिट्यूटरी ऑब्जर्व कर रही है थायराइड को, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि वो टीएसएच अपना कमांड दे रही है कि काम करो और काम करो। लेकिन थायराइड यहाँ पे कमजोर है, वो तब भी जोर लगाने के बाद भी और हार्मोन नहीं बना पा रही। तो ये डिसऑर्डर हुआ थायराइड ग्लैंड का अपना। अब वास्तव में क्या है, अगर हम इसको एक घर के रूप में समझें, थायराइड ग्लैंड बच्चा है, पिट्यूटरी उसके माता पिता है। बच्चा जब कमजोर पड़ना शुरू हुआ तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को सही राह पे लाने के लिए उस पर जोर लगाए। हमारे समय में तो पिटाई हो जाती थी, अब कहा जाता है, फिर उस समय डांट का आया। अब तो आप पीट भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, भैया भाई साहब पढ़ लो यार थोड़ा सा। तो माता पिता जोर लगा रहे हैं बच्चे को कि पढ़ो, और बच्चा जोर लगाने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहा, जोर लगाने के बाद भी कार्य नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब बच्चा भी। तो हाइपोथायराइडिज्म में, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या हुआ? थायराइड की अपनी प्रॉब्लम जो कि पिट्यूटरी के द्वारा स्टिमुलेशन बढ़ाने के बाद भी ठीक नहीं होगी। इसमें होगा क्या? TCT4 कम होंगे और TSH बढ़ेगा। आइए एक दूसरी एब्नॉर्मलिटी पे चलते हैं। एक दूसरा पेशेंट है जिसमें हमने देखा TCT4 कम है, इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन TSH भी कम है। इसको क्या कहेंगे? बोलिए भाई, टेक्निकल टीम वाले, देखिए पब्लिक क्या कहती है। यदि TCT4 कम हो और TSH भी कम हो, तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कोई रिस्पॉन्स किसी का? TSH। नहीं, इसमें ABCD, इसमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है, सब क्लिनिकल वन हाइपोथायराइडिज्म है। वन वन, TSH। ठीक है। तो ये अगर कहें सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म तो ये सही नहीं है, यह प्रॉब्लम है सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। क्या मतलब हुआ?
कि यहाँ पर ग्लैंड कमजोर है, TCT4 कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लैंड ठीक से कार्य नहीं कर रही। ग्लैंड ठीक से कार्य नहीं कर रही, ये निगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी को गया। पिट्यूटरी को मालूम पड़ गया कि ग्लैंड काम नहीं कर रही है, लेकिन पिट्यूटरी को अब TSH बना के स्टिमुलेट करना चाहिए। अगर पिट्यूटरी TSH बना के स्टिमुलेट कर देती तो इसका मतलब पिट्यूटरी नॉर्मल थी। हमें मालूम पड़ा कि थायराइड काम नहीं कर रही, तब भी पिट्यूटरी ने TSH बना के उसे उत्तेजित नहीं किया। इसका अर्थ है कमजोर थायराइड नहीं, कमजोर पिट्यूटरी है। बहुत जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसके नीचे के सारे लोग ढीले हो गए। तो यहाँ पे फेल्योर किसकी है, बॉस की। तो दिस इज सेंट्रल। सेंट्रल मीन इधर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस का फेल्योर है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारा बच्चा कमजोर था, माता पिता ने जोर लगा के और बच्चे से काम करवाना उससे आरंभ करवा दिया, तो इसका मतलब कमजोर बच्चा था। या तब भी नहीं हुआ तो कमजोर बच्चा है, माता पिता जोर लगा रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा हुआ कि माता पिता को कोई फिक्र नहीं, बच्चा फेल हो रहा, माता पिता पिक्चर देख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कमी माँ पिता की तरफ से है। अगर TSH नहीं बढ़ रहा, TCT4 बढ़ने के बाद भी, या जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ रहा, बहुत थोड़ा सा बढ़ा, तो इस केसेस में हम कहते हैं दिस इज सेंट्रल या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और यहाँ पे पिट्यूटरी का या हाइपोथैलेमस की दिक्कत। ये कंडीशन और है कि T3 T4 हमारे नॉर्मल रेंज में और TSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ। यह कंडीशन क्या हो, अब सीधी बात है, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, तब यही होगा। तो MCQs भी तो हम ऐसे ही लगाते थे। तो TCT4 नॉर्मल, TSH माइल्डली एलिवेटेड, ये होता है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल का मतलब क्या हुआ, अभी माइल्ड डिग्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसका क्लिनिकल इफेक्ट नहीं आया। अभी उसको देख के, व्यक्ति को देख के आप नहीं पहचान पाएंगे ये बायोकेमिकल डिसऑर्डर है। फिजिकली पेशेंट में कुछ नहीं मिलेगा, रिपोर्ट गड़बड़ है। क्या हुआ कि हम लोगों ने जो पहले केस पढ़ा था, डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ने TSH बढ़ाया और TSH बढ़ने के बाद भी ग्लैंड काम नहीं कर पा रही। तो ये तो हो गई थी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चा ढीला पड़ रहा था, माता पिता ने उसे लग के जोर लगा के पढ़ाना, समझाना और उससे काम करवाना शुरू करवा दिया। तो अब वो बच्चा माता पिता के थोड़ा एफर्ट ज्यादा देने से वो काम करने लग गया। तो इसका मतलब पिट्यूटरी जो थायराइड थी वो ढीली थी, लेकिन जोर लगा के काम कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, जोर लगा के काम कर दिया मतलब TCT4 नॉर्मल हो गए। तो अगर हमारे TSH के सिक्रीशन बढ़ने के बाद TCT4 नॉर्मल हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ, TSH थोड़ा नॉर्मल रेंज से बढ़ गया और बढ़ने के बाद इसने TCT4 नॉर्मल करा दिया। अगर नॉर्मल करा दिया तो कायदा तो ये कहता है हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं रह गई, लेकिन TSH के जोर लगाने पे ऐसा कर पाए, तो इस केस को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है कि अभी क्लिनिकल फीचर्स नहीं डेवलप हो पाए, अभी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप नहीं हो पाई। अगर जोर लगाने पे भी काम नहीं हुआ तो आगे चल के हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इस केस को कह सकते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म 3 प्रकार की समझी। एक तो हुआ प्राइमरी, जिसमें ग्लैंड हमारी एबनॉर्मल है, ग्लैंड के एबनॉर्मल होने से TCT4 तो कम हो गए और ब्रेन को जोर, पिट्यूटरी को जोर ज्यादा लगाना पड़ा TSH सिक्रीट करके, तो TSH अगर बढ़ा हुआ, दिस इज प्राइमरी। दूसरा है कि TCT4 कम है लेकिन फिर भी TSH हमारा पिट्यूटरी नहीं बना पा रहा, ये हो गया सेकेंडरी या सेंट्रल। और तीसरा हुआ जो कि वास्तव में पहला होना चाहिए, इससे भी पहले कि TSH बढ़ के नॉर्मल 5 तक है गए, 5 से 10 पूरा TSH बढ़ के अगर उसने T4 को नॉर्मल कर लिया, तो ये हुआ सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि इसकी अर्ली स्टेज है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर हम पैथोजेनेसिस के टर्म्स में देखें तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म ऊपर आना चाहिए कि
सबसे पहली स्टेज, थोड़ा सा पिट्यूटरी ने जोर लगाया तो थायराइड ग्लैंड काम करने लगी। अगली स्टेज, पिट्यूटरी जोर लगाती जा रही है, ये सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन तब भी ग्लैंड काम नहीं कर पा रही। और तीसरा एक अलग कंडीशन की पिट्यूटरी ही खराब है, पिट्यूटरी जोर ही नहीं लगा पा रही, इसलिए थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही। तो 3 प्रकार की हाइपोथायराइडिज्म है। यह जानना समझना, इनको स्पेसिफाई करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाद का, आज, अगले बार और उसके अगली बार हम लोग का पूरा डिस्कशन इन्हीं पर केंद्रित होगा। यदि हम लोगों ने इसमें कोई कंफ्यूजन रखा तो आगे का कार्य बढ़िया तरह से नहीं हो पाएगा। चलिए मित्रों, एक नया केस, अब इसमें मैं नहीं बोलूंगा, इसमें आपको ABCD बताना है कि यह केस क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि T3 और T4 बढ़े हुए हैं और TSH कम है। टेक्निकल टीम जरा देखिए लोग क्या उत्तर देते हैं। इस केस को क्या है, T3 T4 बढ़े हुए हैं, यह तो हमको समझ आ गया क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म। किस प्रकार का है, प्राइमरी, सेकेंडरी या सब क्लिनिकल, यह भी तीनों प्रकार के होते हैं। देखिए कोई उत्तर आ रहा है अभी? सर रिस्पॉन्स आया है जी, ए। बहुत बढ़िया। तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म तो है ही, T3 T4 बढ़े हुए हैं, प्राइमरी क्यों कहा यह समझते। थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रही है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा बना रही है। तो जब ये ज्यादा हार्मोन बना रही है तो ये गया पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक, हम आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में हार्मोन बन रहा है, तो पिट्यूटरी तुम सप्रेस हो जाओ, तुम्हें स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं। थायराइड पहले से ही हाइपर एक्टिव है, तो इस फीडबैक ने पिट्यूटरी को सप्रेस कर दिया, तो पिट्यूटरी से बनने वाला TSH सप्रेस हो गया। तो यदि T3 T4 ज्यादा है और इन्होंने इसको सप्रेस कर दिया, TSH कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ग्लैंड आतंकवादी हो गई, बिना आवश्यकता के धड़ाधड़ 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 हार्मोन बनाई जा रही है। दिस इज प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म। अच्छा, दूसरा केस क्या है, T3 T4 ज्यादा है लेकिन TSH भी ज्यादा है। कायदा क्या कहता है कि जब T3 T4 ज्यादा थे, पीछे जाएं अगर हम, T3 T4 ज्यादा थे तो ये सिग्नल जाता फीडबैक पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से कहता है तो अपने सिक्रीशन कम करो। तो क्यों, पहले से ही T3 T4 बहुत ज्यादा है, लेकिन हुआ क्या, इसके बावजूद हमारा TSH बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ही फॉल्ट पे है, वही स्टिमुलेट करती जा रही है, वही TSH ज्यादा बनाती जा रही है, और TSH ज्यादा बना के ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ऐसा काम करा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक वैल्यू केवल केवल TSH की हम नहीं डायग्नोसिस बता सकते, हमें दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष में समझना होगा। ये कंडीशन बहुत रेयर है, तो इसलिए ये अगर याद नहीं रहती कोई दिक्कत की बात नहीं। पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी का TSH सिक्रेटिंग ट्यूमर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिट्यूटरी से निकलने वाला TSH ज्यादा है, जिसके कारण से ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट कर रही है हार्मोन, और इसकी ज्यादा सिक्रीट करने की फीडबैक देने के बाद भी TSH सप्रेस नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है हमारी सेंट्रल हाइपरथायराइड। अब तीसरा केस, T3 T4 नॉर्मल है और TSH हमारा कम है, स्वाभाविक रूप से ये सबक्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म होगी। क्या मतलब क्या हुआ कि सबक्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में जो फीडबैक जा रहा है, वह फीडबैक गया कि ग्लैंड ठीक है, लेकिन तब भी जो हमारा इसका जो फीडबैक जाने के बावजूद नॉर्मल तरीके पे ही जो TSH है वो हमारा सप्रेस हो गया। तो ये हाइपरथायराइडिज्म क्या है, अभी ग्लैंड ने, पिट्यूटरी ने क्या किया, TSH घटा के जो T3 T4 बढ़ रहे थे उनको शांत कर दिया।
तो यह काफी देखने को आता है अर्ली स्टेजेस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में। जैसे हमने कहा था सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को हमको सबसे पहली कैटेगरी में रखना चाहिए, वैसे ही सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म को भी हमको सबसे ऊपर रखना चाहिए। ये वो अवस्था है जब टीएसएच पिट्यूटरी का उसने घटा के अपने आप को ग्लैंड को नॉर्मल कर दिया, वरना ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रही थी। इसी की अगली अवस्था ये आ गई कि टीएसएच तो घटा लेकिन उसके बाद भी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाती रही, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। और रेयर कंडीशन की टीएसएच बहुत ज्यादा है जिसके कारण से हार्मोन ज्यादा बनता है। तो हमारा आज का टॉपिक था बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म पे, लेकिन समझने के लिए हमें हाइपरथायराइडिज्म की डायग्नोसिस पे और ध्यान देना पड़ा। एक कंडीशन ये कभी कभी देखने को रियरली मिल सकती है कि T3 T4 में केवल टीएसएच T3 बढ़ा हुआ है, T4 नॉर्मल है और टीएसएच कम है। तो हम लोगों ने कहा जब T3 T4 बढ़े हों तो डायग्नोसिस होती है हाइपरथायराइडिज्म। यहाँ पे T3 बढ़ा है, T4 नहीं, और टीएसएच सप्रेस है। तो इसके अनुसार हाइपरथायराइडिज्म हुआ जिसमें टीएसएच सप्रेस्ड है, इसका मतलब ग्लैंड ही फॉल्ट पे है। ये होना तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म चाहिए, लेकिन प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म ऐसा जिसमें T4 जो है वो हमारा नॉर्मल है। ऐसे केसेस को हम कहते हैं T3 टॉक्सिकोसिस। जहां पे आयोडीन की कमी हो वहां पे ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन की कमी में ग्लैंड क्या करती है, वो T3 ज्यादा बनाती है, जिससे कि 3 आयोडीन T3 में होते हैं, T4 में 4 आयोडीन होते हैं। जहां पे आयोडीन कम है वो कहती है T4 बनाने से अच्छा है T3 बना लो, तो थोड़ा आयोडीन हमारा कम खर्च होगा। तो ऐसी जगहों पे T3 टॉक्सिकोसिस हो जाती है, जो कि एक अलग वेराइटी है। एक और कंडीशन समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो हमारी आगे की कंडीशन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जब हम लोग डिस्कस इन चीजों को कर रहे हैं, अगर हम लोग इसमें विशेषज्ञ नहीं हुए तो इन सेशन का लाभ क्या है। T3 T4 कम, टीएसएच हाई, हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ये तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हमने सीख लिया था। T3 T4 हाई और टीएसएच कम, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, ये भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सीख लिया था। अब यहाँ एक चीज जो अनकॉमन थी वो हमने वो ध्यान ये देखी कि अगर केवल T3 हाई हो तो ये कंडीशन होती है T3 टॉक्सिकोसिस। ये एक अनकॉमन सिचुएशन है जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस नहीं जानता। T4 हमारा लो है, T3 नॉर्मल है। T4 लो है तो हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, टीएसएच बढ़ा है इसका मतलब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, फिर T3 नॉर्मल क्यों है। तो वास्तव में क्या होता है, यह कंडीशन भी है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की, क्योंकि T4 कम है और टीएसएच ज्यादा है। T3 इसलिए है क्योंकि कंपेंसेट कर लिया। क्या हुआ, शरीर में जब हमारे हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होना शुरू हुई तो हम जानते हैं T4 और T3 में T3 एक्टिव हार्मोन है। तो बॉडी क्या करती है, बनाती तो T4 है लेकिन उसको कन्वर्ट कर देती है एक्टिव हार्मोन T3 में। तो जब हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म बढ़ रही है तो शरीर क्या करता है, वो कहता है ऐसा करें कि थायराइड हार्मोन बना तो पानी रही पर्याप्त रूप मात्रा में हार्मोन, तो हम T4 को T3 में ज्यादा कन्वर्ट करा देते हैं जिससे जितना भी बन रहा है उतना काम चला ले। तो ये शरीर कंपनसेट कर रहा है। जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी में T3 टॉक्सिकोसिस, थायराइड कंपनसेट कर रही है कि कम आयोडीन लेके हम हार्मोन ज्यादा बना दें। यहाँ पे कम हार्मोन बन रहा है उससे ज्यादा लाभ ले लें, इसलिए उसने क्या किया, T4 को T3 में कन्वर्ट कर दिया, तो जिससे कंपनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म। तो हमको एक ये चीज मालूम पड़ी कि हाइपोथायराइडिज्म में अगर T3 नॉर्मल हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। T3 नॉर्मल हो सकता है, तो बेहतर यह है कि हाइपोथायराइडिज्म की डायग्नोसिस में आप T3 पे नजर ही ना डालें। तो अगर हमें पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है तो T3 की वैल्यू आंख मूंद लेनी है, हमें केवल T4 और टीएसएच देखना, T3 नहीं देखना, क्योंकि T3 कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण से नॉर्मल हो सकता है।
जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो हमें T3 भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं T3 टॉक्सिकोसिस को भी बढ़ा हुआ। यह एक क्लिनिकल क्लू है जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। इस बात को अवश्य ध्यान रख लीजिए कि अर्ली केसेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 नॉर्मल हो सकता है और कुछ केसेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 बढ़ा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ हम ये दो केसेस आपके सामने रख रहे हैं और कई बार क्या है, लैब कुछ इतनी स्मार्ट होती है, वो हमें सजेस्ट करती है कि भाई ऐसा ऐसा कर। हमने एक पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कराया और वहां से जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा हुआ था भाई एडवाइस अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच। तो ये तो हर केसेस में वो लिख के भेज देते हैं अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच। ये हमारा और आपका काम है कि हम अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच कराएं या ना कराएं। एक केस ये है T3 T4 कम टीएसएच ज्यादा, मतलब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। एक केस भी है T3 T4 ज्यादा टीएसएच कम, मतलब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इनमें से अगर कराना हो, लैब ने कह दिया अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच कराओ, तो क्या आप आंख मूंद के करा लेंगे? या आप कहेंगे ना ना बेटा तुमको कराना है, तुमको नहीं कराना? इसमें से किसका आप अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच एडवाइस करेंगे? हाँ भाई, टेक्निकल टीम देखिए, कुछ किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है? एक का कराएं, बी का कराएं, दोनों का करा लें, या किसी का कराने की जरूरत नहीं? टेक्निकल टीम, क्या हुआ, नींद आ गई क्या? नहीं 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 सर, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। बी रिस्पॉन्स आया है, बी डी भी आ रहा है। तो ज्यादा कौन सा है, बी आया या डी आया? सर दोनों आए हैं, बी और बी आया है, डी भी दोनों आया आए। हुआ है। चलिए, देखिए इसका मतलब बी आ होता रहा है है कि सर। आप ठीक तरह दिया कि हमने जैसे तराजू लेके कोई चीज नापी, नापी तौली, उसके बाद हम उसको ठीक प्रकार से नहीं तौल पाए तो कहा गया कि अच्छा वाला तराजू लेके आओ, सेंसिटिव तराजू। तो ज्यादा वजन तोलना हो तब हमें सेंसिटिविटी की जरूरत ज्यादा है, ये जब कम वजन तोलना हो तब सेंसिटिविटी की जरूरत ज्यादा है। जब टीएसएच हाई है तब तो कोई हल्का फुल्का नापने वाला जो ऐसे होगा वो भी देख लेगा। जब टीएसएच कम है, 0.02 है या 0.03 है या 0.04 है या 0.001 है, जब इतनी कम मात्रा में टीएसएच है तब हमको उसे नापने के लिए अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच चाहिए। तो अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच लो टीएसएच को नापने के लिए चाहिए, हाई टीएसएच के लिए नहीं। मतलब अगर आपका पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है तो भाई हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें टीएसएच ज्यादा होता है उसमें क्या जरूरत है हम अल्ट्रा सेंसिटिव में पैसे खराब करें? तो वहां पे हमारा सामान्य टीएसएच काम कर जाएगा। हर जगह लैब वालों की बात में आके और रिपीट इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, लैब वाले कहते हैं फ्री हार्मोन टेस्टिंग कराओ। फ्री हार्मोन इज बेटर देन टोटल हार्मोन जो T3 T4 है। फ्री T4, फ्री T3, हर जगह आवश्यकता नहीं है उसकी, कुछ जगह उसकी आवश्यकता है जो हम लोग अगले सेशंस में जिनको डिस्कस करेंगे। तो फ्री हार्मोन टेस्टिंग कही जाती है कि टोटल हार्मोन से बेहतर है। अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच कहा जाता है नॉर्मल टीएसएच से बेटर है। महंगे होते हैं, हर किसी में कराने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे आप लोग उसको चैट बॉक्स में लिख के भेजते जाइए, जिससे कि हम लोग उसको डिस्कस करके तब उसके आप बाद आगे बढ़े, जिससे हमारा काम कहीं ऐसा ना हो कि हम बस यूनिलैटरल डायलॉग की तरह से बोलते जा रहे हैं और आपका पर्पस सॉल्व हो। तो आप लोग तब तक अगर कोई प्रश्न हो उसको चैट बॉक्स में टाइप करिए, हम अगले डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। एक डिस्कशन हुआ हम लोग का T3 T4 टीएसएच में, जिनके आधार पे T3 T4 से हम डायग्नोज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म। टीएसएच और T4 के रिलेशन से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेराइटी है हाइपोथायरॉयडिज्म की या हाइपरथायरॉयडिज्म की। T3 की जांच
हम टॉक्सिकोसिस के लिए तो कर लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए नहीं करते। एक जांच और आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज हमारे पास कई तरह की, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी। तो कहा गया एक केस है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म का, उसमें किस एंटीबॉडी की जांच करानी, कौन सी कराएंगे? कोई देखिए टेक्निकल टीम, किसी का कोई उत्तर है यहाँ पे? अगर तो उत्तर है, हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई, कोई कह रहा है NT2, कोई कह रहा है BNC, कोई कह रहा है A। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है इसका मतलब इस पे डिस्कशन की आवश्यकता है। चलिए दूसरा केस हाइपरथायरॉयडिज्म का है। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हम कौन सी एंटीबॉडी कराएंगे? तीसरा केस थायराइड कैंसर का है, इसमें हम कौन सी एंटीबॉडी कराएंगे? तो एक, अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो समझदारी से काम करने में आपको बहुत ज्यादा जांचों की आवश्यकता नहीं होती। आइए इन एंटीबॉडीज को हम लोग समझते हैं। पहली चीज तो जो कुछ मालूम है सब करा लो, ये कोई सही प्रवृत्ति नहीं है। समझदार डॉक्टर वो है जो कम से कम जांचों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करे। तो किस प्रकार के पेशेंट्स में कौन सी एंटीबॉडी करानी है, आइए इसको समझते हैं। एक हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, एक हाइपर का, एक थायराइडाइटिस का, एक सिंपल गॉइटर का, ग्लैंड बढ़ी हुई है लेकिन हाइपर नहीं है, और एक थायराइड कैंसर का। तीन तरह की एंटीबॉडी यहाँ मैंने लिखी, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी, टीपीओ एंटीबॉडी और थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। चौथी क्यों नहीं लिखी? एंटी माइक्रोसोमल का नाम हमने नहीं लिखा क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। एंटी माइक्रोसोमल को ही आजकल हम लोग एंटी टीपीओ एंटीबॉडी कहते हैं। यह दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। तो तीन ही एंटीबॉडी हमारे पास मुख्य रूप से हुई। रेयर एंटीबॉडीज, अनकॉमन एंटीबॉडीज मैं इसमें डिस्कस नहीं करता। एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी और टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी कौन सी किस्में कराते हैं, क्या होती है एंटीबॉडी? यह है थायराइड फॉलिकल की सेल। इस तरह से एक फॉलिकल होती है बड़ी सी, सेंटर में कोलॉइड, ये बाहर का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा। तो जो बीच के हिस्से में बाहर यहाँ पे लगा होता है टीएसएच रिसेप्टर, यहाँ पे बाहर की तरफ लगा रहता है टीएसएच रिसेप्टर। इसी पे टीएसएच ने स्टिमुलेट किया, ग्लैंड ने टीपीसी फोर बनाने के लिए आयोडीन को अंदर भेजा। जब आयोडीन को यहाँ पे कोलॉइड में थायरोग्लोबुलिन से वहां पे भेजते हैं, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए टीपीओ एंटीबॉडी लगती है, और यह आयोडीन को ऑक्सीडाइज करा के थायरोग्लोबुलिन में उसमें जाके टायरोसिन से जोड़ती है, वहीं पे टीपीसी4 हार्मोन बनते हैं। अगर टीपीओ एंटीबॉडी गड़बड़ हो तो आयोडीन का आयोडीनेशन में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी क्या करती है? आयोडीन से थायराइड हार्मोन बनने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, तो कर देती है हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर एंटी टीपीओ एंटीबॉडी बढ़ी हुई होगी तो क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म। इसलिए लॉजिक क्या कहता है? हाइपोथायराइडिज्म के केस में एंटी टीपीओ एंटीबॉडी को कराओ। ठीक है, अब हर केस में हम करा लें? नहीं, इर्रेशनल टेस्टिंग नहीं करानी। तो यह एक गलत प्रवृत्ति है, हर केस में सब कुछ करा लो, बिल्कुल नहीं। थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी क्या होती है? ये हमारी थायराइड फॉलिकल की सेल, ये थायराइड के बीच में ल्यूमेन फॉलिकल का, उसमें थायरोग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है। इस थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कहलाती है। अब थायराइड जो है हमारा, इसका काम है थायरोग्लोबुलिन बनाना, थायराइड सेल्स का। तो थायरोग्लोबुलिन ये बना रहा है, और उसी थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन गई तो वह थायरोग्लोबुलिन का मेजरमेंट नहीं करने देती। हमें जरूरत कहाँ है थायरोग्लोबुलिन का मेजरमेंट करने की? हमें अगर ये देखना है जितना बड़ा थायराइड होगा उतना ज्यादा थायरोग्लोबुलिन बनाएगा, उतना थायरोग्लोबुलिन के सीरम लेवल्स ज्यादा होंगे,
लेकिन ये एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी उसको मेजर नहीं करने देती, तो ये बड़ा हौच-पौच हो जाता है मामला। तो इसको हम कराते हैं एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को थायराइड कैंसर के केस में, जब हमने पूरी ग्लैंड को काट के निकाल दिया, पूरी ग्लैंड को निकाल, टोटल थायराइडेक्टमी। जब टोटल थायराइडेक्टमी कर दी तो अब तो थायराइड का टिश्यू बचा नहीं। जब थायराइड टिश्यू नहीं बचा तो उससे बनने वाला थायरोग्लोबुलिन नहीं बचा। तो कायदा ये कहता है कि जिसकी टोटल थायराइडेक्टमी हो चुकी हो उसके सीरम में थायरोग्लोबुलिन लेवल नहीं होने चाहिए, उसके सीरम में एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारा थायराइड कैंसर का पेशेंट जिसकी टोटल थायराइडेक्टमी हो चुकी है उसके सीरम में थायरोग्लोबुलिन बढ़ा हो या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बढ़ी हो, तब वह उसका मतलब होता है या तो ट्यूमर अभी भी बचा हुआ है। अगर ये थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बढ़ रही है इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है, कहीं मेटास्टेसिस है, कहीं रिकरेंस है, इन सब चीजों को। तो कायदे से जो थायरोग्लोबुलिन का लेवल कम हो जाना चाहिए, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का लेवल कम हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। और ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्यूमर में रिग्रोथ हो रही है। अब ये सब बातें आप कहेंगे यार ये तो हमारे पास आता नहीं। ठीक बात है, यह सर्जन के पास जाता है। तो यह थायराइड कैंसर की जो प्रॉब्लम है उसमें हम थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कराते हैं। अब आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कितनी बार हमने और आपने थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी कराई? क्या आवश्यकता थी उसकी? नहीं। तो थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हाइपोथायराइडिज्म में नहीं करानी। हम लोग लेते हैं थायराइड एंटीबॉडीज कर दो, दोनों कर देता है लैब वाला, उसको क्या दिक्कत है, उसको बिजनेस बन रहा है। ये हमारा काम है कि हाइपोथायराइडिज्म का केस था तो हमें एंटी सीपीओ एंटीबॉडी करानी थी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी नहीं करानी। तीसरी एंटीबॉडी है एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये पूरी फॉलिकल है, इस फॉलिकल की ये सेल्स हैं, ये सेल का बाहर का भाग है। बाहर के भाग पे यहीं पे टीएसएच रिसेप्टर टीएसएच आके लगता है, टीएसएच रिसेप्टर। टीएसएच आया और उसने ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, ग्लैंड काम कर। तो क्या होता है अगर ये ऐसी एंटीबॉडी हो जो यहाँ पे लग के उसको थायराइड टीएसएच की जगह खुद स्टिमुलेट करने लग जाए। इनका पूरा नाम नाम था लैट, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर। तो टीएसएच की जगह खुद बैठ गए और डेथ थायराइड को स्टिमुलेट करना वो करते जा रहे हैं, जिससे और ज्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेव्स डिजीज। तो अगर हमारा ज्यादा ये एंटीबॉडी बनेगी जो इसको स्टिमुलेट करती हो तो ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाएगा, ग्वाइटर, और हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। तो यह एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी कब कराएंगे? जब हाइपरथायराइडिज्म। तो डोंट मिस यूज दीज एंटीबॉडी। हाइपोथायराइडिज्म में सीपीओ एंटीबॉडी, थायराइड कैंसर में थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी। हर किसी केस में एंटीबॉडी की जरूरत नहीं। तीनों एंटीबॉडी या दो एंटीबॉडी कराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं। ग्रेव्स डिजीज का केस तो देखते ही पहचान में आ रहा था। तो ग्रेव्स डिजीज के केस में एंटीबॉडी कराने की जरूरत कब है? जब डाउट, बहुत माइल्ड डिग्री की हाइपरथायराइड, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम एंटीथायराइड ड्रग दें या ना दें। पूरी ग्रेव्स डिजीज है लेकिन थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, वहां करानी वरना नहीं करानी। कॉस्टली टेस्ट है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मित्रों, तीन एंटीबॉडी जिसमें फिजिशियंस दो अधिकतर कराते हैं, दो में एक की तो आवश्यकता हमारे अधिकांश केसेस को नहीं है जो कि थायराइड कैंसर में होती है। एंटी टीपीओ एंटीबॉडी कराई जा सकती है। इसके विषय में हम लोग कल अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन मिसयूज नहीं करना, बहुत कम जरूरत पड़ती है। अगर किसी केस का टीपीओ निगेटिव आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे। टीपीओ पॉजिटिव आ जाए अब क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे। जब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज नहीं होता तो हम किसी जांच को क्यों करा रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। यदि आपको रिसर्च कर रहे हैं तो एंटीबॉडी पॉजिटिव एंटीबॉडी निगेटिव दोनों को अलग अलग आपसे पहचानना है, ठीक है, कराइए। आप क्लिनिकल
सर्कमस्टांसेस में आप इसको क्यों करा रहे हैं यदि हमें कोई उससे ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें क्या क्या वेरिएशन हैं ये हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा समझा थायराइड फंक्शन TCT40SS, फिर हमने समझा एंटी थायराइड एंटीबॉडीज के विषय में, और बीच में मैंने कहा था कि यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो डिस्कस किसी चीज को करना चाह रहे हैं तो कृपया चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। तो टेक्निकल टीम आप या गरिमा जी कोई बताएंगे मुझे कोई क्वेश्चन आया है क्या, तो हम लोग उसको डिस्कस करके, और क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। जी क्या हुआ? लो हमारी यस सर, सपोर्ट आई टीम एम को ही ट्राइंग। हाइपोथायराइडिज्म हो सर मेरा हाँ, इंटरनेट का इशू हो रहा है सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो आपके सर इंटरनेट को कुछ हाइपोथायराइडिज्म हो गई, सर उसको कुछ थायराइड नहीं क्वेश्चंस चाहिए। अभी तक आए नहीं है, यू जस्ट गो अच्छा अहेड नहीं, एट द अच्छा एंड कैन टेक। क्वेश्चन नहीं आया तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। कहते हैं या तो सब समझ में आ गया जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, या कुछ समझ में नहीं आया। तो पब्लिक कह रही है डॉक्टर बहुत बोर मत करो, जल्दी से खत्म करो, हम ताली बजाएं और जाओ, यही यही सत्यता है। चलिए कोई बात नहीं। हम लोगों ने पहला डिस्कशन किया TCT40SS पे, दूसरा किया एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पे, और तीसरा एक टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कब कराते हैं? हमें और आपको अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता फिर कम पड़ती है क्योंकि एनाटॉमिकल डिफेक्ट सर्जन के पास ज्यादा जाते हैं। फिर भी आपके पास ग्लैंड आई, देखा एक ग्लैंड पूरी बढ़ी हुई है साइज, डिफ्यूज गोइटर, देखा एक गांठ है पॉलीफ्री नोड्यूल, देखा कई सारी गांठें हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। अब आप इसको अल्ट्रासाउंड क्यों कराना चाहते हैं? अल्ट्रासाउंड करा के अगर आपको छूने से चीज पता चल रही है तो अल्ट्रासाउंड करा के आप क्या हासिल करेंगे? सीटी स्कैन MRI से आप क्या हासिल करेंगे? जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं, ये इमेजिंग टेक्निक्स हमें उसको वेल डिफाइंड, मास क्या है, एग्जैक्ट साइज कितना है, पोजीशन क्या है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, सर्जरी में कैसा हमें उसको मैनिपुलेट करना है अगर सर्जरी करनी है, उसके साथ एसोसिएटेड लिम्फ नोड है कि नहीं है, वो मल्टी नोडल गोइटर है तो कहीं ऐसा तो नहीं स्टर्नम के पीछे थोरेसिक इनलेट में घुसा हुआ है, वहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। तो यह जितनी हमारी एनाटॉमिकल डिटेल्स हैं वो अधिकांश या सर्जन्स को चाहिए होती हैं सर्जरी के पहले या कुछ और डिसीजन के लिए। फिजिशियंस को अधिकांश केसेस में अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की, MRI की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम फिजिशियंस को जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा, और स्ट्रक्चर जो थायराइड ग्लैंड है पूरे उसमें किस पार्ट, कौन सा पार्ट कितना काम कर रहा है वह देखना होता है। फंक्शनल स्टेटस से हम ज्यादा कंसर्न हैं। तो अब अगर कहा जाए हमारे शहर में ये सुविधा है कि रेडियो न्यूक्लियर थायराइड स्कैन होता है, किस पेशेंट का थायराइड स्कैन कराएं? आज सुबह सुबह हमारे पास जो पहला केस आया था उस केस में एडवाइस था रेडियो न्यूक्लियर थायराइड स्कैन। मैं सोच रहा था यार इसे क्यों कह दिया, अब मैं क्या कहूँ, स्कैन की आवश्यकता इस केस में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वह केस था हमारा एक अलग सर्जिकल डिसऑर्डर था जिसमें बड़ी सी ग्लैंड दिख रही है, बड़ा सा लिम्फ नोड दिख रहा है, उसमें हमें फंक्शनल स्टेटस की नहीं, हमें ये देखना है कि ट्यूमर कैंसर तो नहीं है। तो कौन सा केस है जहां पे हम थायराइड स्कैन कराना चाहते हैं? जब एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो, पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म, पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म, या पेशेंट को कैंसर हो। तो हम लोगों ने भी कहा कि जब कैंसर है तो हमें स्कैन नहीं कराना। हम हाइपर इनमें क्या है, हाइपोथायराइडिज्म में स्कैन की आवश्यकता नहीं होती। स्कैन की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है जब हम देख रहे हैं कि थायराइड टॉक्सिकोसिस है, थायराइड टॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, तो दोनों एक ही टर्म समझते हैं हम, लेकिन थायराइड टॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म में जब हमें डिफरेंशिएट करना हो
तब हम इसको कराते हैं। फिर सस्पेक्टेड थायराइड कैंसर में नहीं, प्रूवन थायराइड कैंसर में मेटास्टेसिस कहीं डिटेक्ट करनी हो, रिकरेंस कहीं डिटेक्ट करना हो, हम थायराइडेक्टमी कर चुके हो, जैसे हमने थायराइड ग्लोबुलिन के लिए कहा, जब हम थायराइडेक्टमी कर चुके हैं तो कहीं भी बॉडी में अगर थोड़ा सा अपटेक आ गया, इसका मतलब वहां पे थायराइड इश्यू है, तो आफ्टर थायराइड सर्जरी तब हम कराते हैं रेडियो स्कैन, थायराइड सर्जरी के पहले भी। तो हमारे फिजिशियंस के लिए इसका मेन रोल बनता है सस्पेक्टेड हाइपरथायरॉयडिज्म में, जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म में डिफरेंशिएट कर सके। यह एक व्यक्ति की गर्दन है, यह पैरोटिड ग्लैंड है, ये उसका गर्दन, ये इसकी गर्दन, ये कंधे और ये चेस्ट, सॉरी। तो ये तो हुआ नॉर्मल। यहाँ पे ये है मेनुब्रियम, मेनुब्रियम के ये है मेनुब्रियम, मेनुब्रियम के ऊपर ये है थायराइड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे हमें क्या दिख रही है कि कोई अपटेक नहीं है, सारा अपटेक कहाँ चला गया, सलाइवरी ग्लैंड में। सामान्य रूप से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड में एक जैसी दिखती है, आयोडीन सलाइवरी ग्लैंड में भी पहुंचती है। तो सलाइवरी ग्लैंड और थायराइड भी एक बराबर अपटेक लेती है सामान्य रूप से। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारा अपटेक सलाइवरी ग्लैंड में है और थायराइड ग्लैंड में अपटेक नहीं है। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही, उसने आयोडीन का अपटेक नहीं किया। ये है हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड बहुत हल्की है और सारी की सारी अपटेक कहाँ है, थायराइड ग्लैंड में है, बहुत डार्क अपटेक है। इसका मतलब ये है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड बहुत ही हल्की दिख रही है, दोनों तरफ की ग्लैंड में हल्का सा इस तरफ की ग्लैंड दिख रही है, लेकिन मेनली एक नोड्यूल बड़ा सा है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल, एक नोड्यूल है, लेकिन वो कैसा है, हाइपर फंक्शनिंग, क्योंकि सारा अपटेक यहीं आ गया और सलाइवरी ग्लैंड नहीं दिख रहे। तो ये हो गया हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। ये क्या देख रहे हैं हम, दोनों तरफ की ग्लैंड चित्तकबरी सी है, कहीं ज्यादा फंक्शन, कहीं कम अपटेक, कहीं बिल्कुल ही नहीं अपटेक, कहीं कम अपटेक, कहीं थोड़ा ज्यादा अपटेक, कहीं और ज्यादा अपटेक। तो पूरी ग्लैंड में क्या कर, कुछ नोड्यूल्स है जो हाइपर फंक्शनिंग है, कुछ थोड़ा सा हाइपर फंक्शनिंग है, कुछ नोड्यूल्स है जो हाइपो फंक्शनिंग है। तो ये है मल्टी नोडुलर गॉइटर, जो कि कुछ नोड्यूल्स उसमें टॉक्सिक है। तो यह है टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गॉइटर, यह है टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल, यह है डिफ्यूज टॉक्सिक ग्लैंड ग्रेव्स डिजीज। जहां ग्लैंड अपटेक नहीं ले रही वो नॉर्मल है या हाइपोथायरिज्म है, और जहां पे पूरी ग्लैंड में थोड़ा सा, पेशेंट तो है टॉक्सिक लेकिन पूरी ग्लैंड में अपटेक बहुत कम है, सलाइवरी ग्लैंड थोड़ी सी ज्यादा है, ये है थायराइड। तो जब हमारे पास केस लेके आया कोई भी और उसमें हमने देखा कि TC-T4 हाई है, TSH कम है, थायरोटॉक्सिकोसिस, अब हमने कहा इसको एंटीथायराइड ड्रग दें। उसके पहले किसी समझदार आदमी ने करा लिया थायराइड स्कैन, तो देखा थायराइड स्कैन में थायराइड ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग तो है ही नहीं, ये हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड है, यहाँ पे तो ग्लैंड सप्रेस्ड है। तो अगर ग्लैंड सप्रेस्ड है तो उसको एंटीथायराइड ड्रग देके हम कहाँ और सप्रेस करके क्या उठाएंगे। तो ऐसे केसेस में हमें, अगर थायराइड हार्मोन लेवल ज्यादा है लेकिन ग्लैंड हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, वहां हमको थायराइड स्कैन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कम केसेस हैं, जब तक आप इसमें सिद्धस्त नहीं है इन पे हाथ मत डालिए। ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग है, हमें एंटीथायराइड ड्रग देनी पड़ेगी, ग्लैंड हाइपो फंक्शनिंग है, हमें एंटीथायराइड ड्रग की आवश्यकता नहीं। तो तीसरा टेस्ट था हमारा थायराइड स्कैन, जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस के जो क्लियर कट केसेस नहीं है उनमें हमें इन दो सिचुएशन को डिफरेंशिएट कराने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, ये कुछ डिस्कशन था मेरी तरफ से थायराइड फंक्शन टेस्ट को लेके, थायराइड हार्मोन लेवल, एंटी थायराइड एंटीबॉडी और थायराइड स्कैन, उनके ऊपर
अब इसका क्या प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करना है, ये हम लोग अगले सेशन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके आधार पे हाइपोथायराइडिज्म का को ट्रीट किस प्रकार से किया जाए। और यह ट्रीटमेंट भी आप कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में है क्या यार, थायरोक्सिन ही तो देनी है, उसके ऊपर तुम 2-2 घंटे क्यों खराब करोगे। देखिए, दाल में नमक कम है, नमक ही तो डालना है। एक आप डाल के देख लीजिए, एक अपनी श्रीमती जी को, अपनी माता जी को, अपनी नानी जी को डालने दीजिए और फिर बताइएगा किसकी दाल अच्छी बनी। तो डालना नमक ही है, कितना डालना है, कब डालना है, यह कारीगरी इसी में है। तो देनी तो थायरोक्सिन है, किस केस को कितनी देनी, कब देनी, कैसे देनी, किन चीजों को ऑब्जर्व करना, कैसे घटाना, कैसे बढ़ाना, ये जो उसकी बारीकियां हैं, इन बारीकियों को हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और कुछ अनकॉमन जो सर्कमस्टांसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उनको हम लोग उसके अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों की तरफ से कोई चर्चा नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है या बहुत कम है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा नहीं आया। सर क्यों भाई, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस टीम। सर कुछ क्वेश्चंस हाँ आए हैं। सर जी, पहला तो क्वेश्चन है कुछ आए इसका व्हाई मतलब कुछ लोगों को मजा आ रहा है। जी, सर व्हाई थायरोटॉक्सिकोसिस are is caused, can you give some reasons? वाई थायरोटॉक्सिकोसिस कैसे होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस कैसे होती है, इसके रीजन दिए जाए। ओके, थायरोटॉक्सिकोसिस कैसे होती है, इसके ये 3 मुख्य रीजन है। एक तो ये है आतंकवादी का अड्डा। थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट उसने सबकी माननी बंद कर दी, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, और दे दनादन थायराइड हार्मोन बनाता जा रहा है। ये हुआ टॉक्सिक नोड्यूल। तो ये टॉक्सिक नोड्यूल केवल इतना ही पार्ट खराब है, हाइपर फंक्शनिंग है, आवश्यकता से अधिक थायराइड हार्मोन बना के पूरे शरीर को बर्बाद किए हुए। तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा इलाज है गोली मार दो, केवल इतने पार्ट को डैमेज करो, बाकी सारी ग्लैंड ठीक है। और ये टारगेट एक मिसाइल, ऐसी मिसाइल अचूक छोड़ो, केवल इतने पार्ट को उड़ा दे। ये होता है रेडियो आयोडीन। यही पार्ट में आयोडीन कंसंट्रेट हो रही है, बाकी ग्लैंड सप्रेस हो गई, सलाबी ग्लैंड सप्रेस हो गए, तो हमने रेडियो आयोडीन भी यहीं जाके सीधे वो टारगेटेड मिसाइल की तरह घूमते घूमते पूरी शरीर में इसी जगह पे जाके कंसंट्रेट हो जाएगी और इसको उड़ा देगी। रेडियो आयोडीन का प्रभाव जो है बस उसके आसपास के टिश्यू तक बहुत ही कम दूरी तक रहता है, तो केवल इतना ही पोर्शन डेड हुआ। एक कारण तो ये हुआ, एक कारण ये हुआ टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे नोड्यूल हैं, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम किसको उड़ाएं, ये आतंकवादी भरे पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, इसको मारोगे वो पैदा हो जाएगा, उसको मारोगे वो पैदा हो जाएगा। जो आज हाइपर फंक्शनिंग नोडी में कल वो हाइपर फंक्शनिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे गोली चलाने से काम नहीं चलेगा, कितनों को मारेंगे। यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग देके उसको दबाए रखा है। एंटी थायराइड ड्रग पूरे पे काम करेगी और जो जो भी नॉर्मल से ऊपर जा रहा होगा उसको दबा लेगी। तीसरा केस ये हुआ डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर ग्रेव, जिसमें पूरी ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग है। तो एक तो तरीका ये है रेडिकल थेरेपी की, पूरी ग्लैंड को उड़ा दो, तो टोटल थायराइडेक्टमी कर दो, फिर उससे तो थायराइड हार्मोन बनना ही खत्म हो जाएगा। तो कहा गया कि सब टोटल कर दो, इतनी पोर्शन निकाल दो, एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दो। अब छोटा सा पोर्शन छोड़ दिया, वो फिर उत्पाद मिटा सकता है। तो तीसरा हुआ पूरी ग्लैंड ही निकालो, या रेडियो आयोडीन देके पूरी ग्लैंड को उड़ा दो, फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। तो यह 2-3 काम करके, या फिर ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, एंटी थायराइड देके सप्रेस रखो। यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग देके सप्रेस करते हैं तो रेमिशन नहीं इंड्यूस होता, क्योंकि कभी कोई पार्ट काम कर रहा है, कभी कोई होता है। इस केस में जो कि जो हम लोगों ने पढ़ा था टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी,
स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो उनसे होता है ग्रेव्स डिजीज, उसको अगर हम 2 साल तक सप्रेस रखते हैं तो 50% केसेस रेमिशन में चले जाते हैं। मतलब एक बंदे को हमने 2 साल तक जेल में रखा तो इस उम्मीद में रखा कि शायद सुधर जाएगा, 50% सुधर जाते हैं, 50% निकल के फिर बदमाशी करते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज के भी 50% केसेस एंटीथायराइड ड्रग से रेमिशन में चले जाते हैं, 50% रिलैप्स रिकरेंस में चले जाते हैं, फिर उनको दोबारा दवा देनी पड़ती है या रेडियो आयोडीन सर्जरी करनी पड़ती है। तो 3 मुख्य कारण हैं, और जो सबसे बड़ा कारण है वो तो हमने बोला ही नहीं, वो हम और आप पैदा करते हैं। जब हम और आप थायरोक्सिन थेरेपी आवश्यकता से अधिक दे देते हैं, जब अधिक मात्रा में थायरोक्सिन थेरेपी दे देते हैं तब उससे यह उत्पन्न होती है थायरोटॉक्सिकोसिस। वो हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं, वहां ग्लैंड ज्यादा नहीं बना दी, वहां हमने बाहर से दे दिया, तो ओवरडोज हमारी थेरेपी की, तो उससे हमको अपने आप को बचाना। जी Thank you, sir. Sir, next question is, do we really need thyronucleoid test in all hypothyroid patients? क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछने की शुरुआत की, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया। हमने तो कहा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कराना ही नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म में तो हम रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन क्यों करा रहे हैं? कुछ हमें जानकारी ही नहीं मिलेगी, ग्लैंड में अपटेक होगा ही नहीं, ग्लैंड तो हाइपो फंक्शनल है। तो जो थायराइड हमने रेडियो आयोडीन दी वो पूरे शरीर में घूमती रहेगी, थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं कर रही, उसको लेगी ही नहीं, तो कहीं कोई इमेज ही नहीं आएगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में तो हमें कराना ही नहीं है थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन कराना है अगर थायरोटॉक्सिकोसिस वर्सेज हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब हमने दवा ज्यादा दे दी, उससे हो गया थायरोटॉक्सिकोसिस, तो उसमें क्यों कराएंगे स्कैन? वहां तुमने पूछा दवा खाते हो, उन्होंने कहा थायरोक्सिन खाते हैं, डॉक्टर खिला रहे हैं। क्या कितनी गोली खिला रहे हैं? क्या 3 गोली रोज खा रहे हैं 100 माइक्रोग्राम की। तो ड्रग ओवरडोज, वहां पे स्कैन क्यों कराए? फिर तीसरा केस आया ये कि देखा है तो टॉक्सिक, और हमें देखा कोई नोड्यूल ऐसा क्लियर कट मिल नहीं रहा, कोई मल्टी नोडुलर गोइटर मिल नहीं रहा, ग्रेव्स डिजीज कहने में डाउट हो रहा है, तो थायराइडिस है या ग्रेव्स डिजीज है समझ में नहीं आ रहा। जहां समझ में नहीं आ रहा वहां जांच करानी है। तो थायराइड स्कैन हमें ग्रेव्स डिजीज वर्सेस थायराइडिस को रूल आउट करने में कराना है, ऐसे केसेस में कि उनमें है क्या, या जैसे बात हुई कि थायराइड कैंसर के केसेस में थायरेक्टमी कर चुके हैं हम, टोटल थायरेक्टमी, अब कहीं थायराइड टिश्यू नहीं बचा होना चाहिए, अब कराओ स्कैन, कहीं भी अगर अपटेक पहुंच गया, इसका थोड़ा सा टिश्यू छूट गया या थोड़ा सा टिश्यू रिकरेंस या कहीं मेटास्टेसिस थी वो पकड़ में आ गई, तो यहाँ पे हमें इसको यूज करना है। जी The next question is, should we treat metabolically associated clinical hypothyroidism? ये तो बड़ी मजेदार चीज पूछी। Subclinical hypothyroidism. अब थोड़ा सा सही हो गया क्वेश्चन, पहले हम सोचते थे कि यार इसमें जवाब क्या दिया जाए। मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड ये जो टर्म लगा दिया ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ऐसा कुछ थायराइड में नहीं सुना मैंने। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करें या ना करें, चलिए एक तो पत्ते खुल जाएंगे अगले सेशन वाले, इसलिए हम ज्यादा विस्तार में इसको चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह हमेशा जिस व्यक्ति को हमें कोई भी दवा देनी है, जैसे हमने कहा ना किसी को इन्वेस्टिगेट कराना है तो यह देखना है कि इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता क्या है, उसका पर्पज क्या है। वो अगर पॉजिटिव आएगा तो मेरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, निगेटिव आएगा तो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कुछ चेंज होता है क्या? पॉजिटिव में भी वही करना है, निगेटिव में भी वही करना है, तो काहे करा रहे हो भाई? वैसे ही हम दवा देने के बाद पूछे कि अगर हम इस पेशेंट को दवा देते हैं तो क्या इस पेशेंट को कोई लाभ मिलना है, कोई आउटकम चेंज होना है? यदि होना है तो हम दें, अगर आउटकम चेंज होना ही नहीं है तो हम दवा क्यों दें? जैसे कहा जाता है कि भाई लास्ट स्टेज कैंसर है, पूरी वाइड स्प्रेड है पूरी बॉडी में, बहुत डेबिलिटेटेड कंडीशन है, सर्जरी कराने का कोई लाभ नहीं, छोड़ो सर्जरी। हमने कहा कीमोथेरेपी दे दो, कीमोथेरेपी से भी कोई फायदा नहीं, 1-2-15-20 दिन महीने भर के मेहमान है, तो वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ और खराब हो जाएगी। तो
ट्रीटमेंट देने पे आउटकम पे विचार जरूर करना चाहिए। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि टीएससी तीसरी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन टीएसएच थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिसका अर्थ ये हुआ कि पिट्यूटरी स्टिमुलेट करके और थायराइड से वो काम करा ले रही है, लेकिन बच्चे को ज्यादा पुश करना पड़ रहा है, और कर और कर और कर, तब बच्चा काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अगर थायराइड की आवश्यकता जिस जिस फेज में बहुत ज्यादा है वहां पे दे, और जिस फेज पे थायराइड हार्मोन की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है वहां पे हम रोक लें। आप थायराइड की आवश्यकता कब ज्यादा होती है ये मालूम होना चाहिए। तो जो बॉडी, जो लाइफ की हाइपर एक्टिव फेजेज है उनमें थायराइड की आवश्यकता, हार्मोन की आवश्यकता ज्यादा है। बच्चा पैदा हुआ, अभी उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होना है, अभी उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना है, बहुत ज्यादा। थोड़ी सी अगर हाइपोथायराइडिज्म हम अनट्रीटेड छोड़ दें, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रह जाएगा, परमानेंट ग्रोथ डेफिसिट रह जाएगा। तो अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म न्यू बॉर्न में है, प्लीज 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 ट्रीट इट, इमरजेंसी में ट्रीट इट। उसको कंफर्म कराने के लिए भी कई बार समय वेस्ट करने के चक्कर में मत पड़िए। 10 दिन हम वेस्ट करते हैं अगर कि चलो सोचेंगे, चलो टेस्ट कराते हैं, तो 10 दिन में मेंटल डेवलपमेंट और आईक्यू में डिफरेंस आता है। तो प्लीज न्यू बॉर्न हाइपोथायराइडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म, प्लीज बी एग्रेसिव। वहां पे हमें ट्रीट करना है, थोड़ा सा ओवर ट्रीट कर लो, अच्छा है। 2 साल हो गए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, अब ब्रेन वो नहीं होगा, क्रेटिनिज्म नहीं होगा, अब मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, लेकिन अभी बच्चा प्यूबर्टी खत्म होने तक ग्रो करेगा, तो लीनियर डेवलपमेंट वहां पे भी जरूरी है। जितना हम हाइपोथायराइडिज्म को अनट्रीटेड छोड़ देंगे, लीनियर डेवलपमेंट सफर करेगा। फिर आए प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में फिर बॉडी हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में है, थायराइड हार्मोन इज इंपॉर्टेंट। अगर थायराइड हार्मोन कम होगा प्यूबर्टी स्लो हो जाएगी, पूरा डेवलपमेंट टाइम से नहीं होगा। थायराइड हार्मोन इज इंपॉर्टेंट। चौथा, एट द टाइम ऑफ डिजायर्ड फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं कर रहे, थोड़ी सी थायराइड हार्मोन की कमी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पांचवा फेज, जब प्रेगनेंसी है, अब अपने साथ साथ फीटस का भी डेवलपमेंट, अपनी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है, फीटल का डेवलपमेंट कराना है, न्यूरोलॉजिकल और पूरी बॉडी का डेवलपमेंट कराना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी। तो जरा सी थायराइड हार्मोन की कमी जरूर ठीक करनी, सबसे निपटे। अब हमारी और आपकी स्टेज में आ गए, मेल, न पीरियड होना न प्रेगनेंसी होना, ठीक, पूरी थायराइड हार्मोन एब्नॉर्मलिटी है, 30 35 40 50 साल के व्यक्ति को अगर टीएसएच 6 7 है, ट्रीट करके हमें क्या मिल जाएगा? बोलो, 50+ की फीमेल है, 50+ का मेल है, क्या मिल जाएगा? तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करते समय हमें देखना मरीज को आवश्यकता क्या है, कब हम उसको ट्रीट करके बेनिफिट दे सकते हैं, उस वक्त हमें एनर्जेटिकली ट्रीट करना है। अगर बेनिफिट नहीं है तो फिर कैजुअली ट्रीट करेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेंगे। एल्डरली पेशेंट, 80 साल का व्यक्ति है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म क्या दे दो भैया, उसे दौड़ लगानी है। बाबू जी आप आराम से बैठो, आपकी जितनी थायराइड बन रही है आपके लिए पर्याप्त है, आप भी मत रहो और कोई चक्करबाजी में नहीं पड़ो जी। Sir, next question is what is significance of different TSH level by age and weight, normal and abnormal? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि टीएसएच का एज और वेट के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए थोड़ी सी बात तो अभी हम लोगों ने कर ली, वेट के हिसाब से तो कुछ मत करिए, वेट के हिसाब से टीएसएच में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है, एक स्टडी आई थी, उस स्टडी में था, वो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि जो वेट का प्रभाव टीएसएच पे पड़ता है वो बोल के सबको कंफ्यूज करने से कोई फायदा नहीं, बहुत रेयर चीज है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वेट बढ़ने के साथ T3 T4 में चेंजेस और टीएसएच में चेंजेस, उसके डिस्कशन में हम ना पड़े।
जब हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हाइपोथायराइडिज्म होती है वह वेट गेन कराती है। वास्तव में वेट गेन से थोड़ा सा थायराइड हार्मोन में चेंजेस आते हैं। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की स्टेज जो है वेट गेन से आ जाती है। तो पेशेंट भी ये सोचता है, हमारे मन में भी होती है कि थायरोक्सिन दे दो, उससे पेशेंट पतला हो जाएगा, और हम थायरोक्सिन बढ़ा बढ़ा के दिए पड़े रहते हैं। नहीं आवश्यकता है। माइल्ड डिग्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म जो चीज को कम और टीएसएच ज्यादा है, वह वेट गेन का रिस्पॉन्स हो सकती है। बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली, 140 किलो वजन था, वो घट के 100 किलो आ गया, 40 किलो वेट कम हो गया, तो थायराइड हार्मोन चेंज हो जाता है, उनके लेवल्स चेंज हो जाते हैं। तो यह जो चेंजेस हैं ये हम डिस्कस अभी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एज रिलेटेड चेंजेस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जितनी एज हो डिवाइडेड बाई 10, वह हमारा नॉर्मल अपर लिमिट ऑफ टीएसएच मानी जा सकती है। मैंने क्या कहा, 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे कहा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म निकली 6-7-8 टीएसएच, बाबूजी आप आराम से बैठो, कुछ नहीं करना। क्यों? 80 डिवाइडेड बाई 10, 8। उनके लिए 8 टीएसएच नॉर्मल है। अगर उसको अननेसेसरी हम कम करेंगे तो अननेसेसरी हम बुजुर्ग व्यक्ति को उत्तेजित कर रहे हैं, उठ भाग, काहे भगा रहे हो यार, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। तो उनके हार्ट को, उनकी बोन्स को हम अननेसेसरी उत्तेजित कर रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। टीएसएच डिवाइडेड बाई 10, वो अपर लिमिट ऑफ हाइपोथायराइड। और जितनी यंग एज पे चलते जाए तो उतना टीएसएच हमें, टारगेट टीएसएच कम रखना है। प्रेगनेंसी में 2.5 से कम रखना है। यंग चाइल्ड या न्यूनेट, उसमें हमें 2.53 से कम रखना है। तो टारगेट टीएसएच हमारा चेंज हो जाता है एज के अनुसार, वेट के अनुसार हम इसको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। जी Sir, next question is duration and treatment of thyroiditis. तो थोड़ा सा तो हमारा जो फोरम है वो एक्टिवेट हुआ है। बीच में कोई क्वेश्चन ही नहीं था तो मुझे लगा यार मैंने बोर कर डाला लगता है सबको। कोई है ना, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ पूछ ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। चलो मुगाम खुश हुआ। तो ट्रीटमेंट ऑफ थायराइडाइटिस, बहुत पहली चीज तो मुश्किल सवाल है, और सरल शब्दों में जो इसका जवाब है, मास्टरली इनएक्टिविटी। कुछ मत करिए, क्योंकि थायराइडाइटिस जो है ना वो यूं 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 होती रहती है। कभी इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो टॉक्सिक हो गई, कभी इन्फ्लेमेशन घटा तो यूथायराइड हो गई, और हुआ तो हाइपोथायराइड हो गई, फिर टॉक्सिक हो गई। तो जब तक हम एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाता है वाली स्थिति आ जाती है। तो थायराइडाइटिस में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देना है। थायराइडाइटिस की एक स्टेज थायरोटॉक्सिक वाली जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, अगर थायरोटॉक्सिक वाली स्टेज है तो थायरोटॉक्सिक वाली स्टेज में हम क्या करते हैं कि उनको बीटा ब्लॉकर दे दिया, एंजियोलिटिक दे दिया। बीटा ब्लॉकर एंजियोलिटिक वगैरह देने से हमारे जो टॉक्सिक सिम्टम्स है उनको सप्रेस कर देते हैं। थायराइडाइटिस में ग्लैंड पहले से ही हाइपोफंक्शनल हो रही है, इन्फ्लेमेशन के कारण से फंक्शन कम हो गए, उसको अगर हम एंटी थायराइड ड्रग देके दबाएंगे तो काम और खराब होगा। तो थायराइडाइटिस में हम टॉक्सिक फेज में एंटी थायराइड ड्रग नहीं देते। हाइपोथायराइड फेज में हम थायरोक्सिन नहीं देते, क्योंकि फिर पाला बदल देगी 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो इसलिए थायराइडाइटिस में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट, क्या पेन है पेन किलर दे दिए, टैकीकार्डिया है बीटा ब्लॉकर दे दिए, एंजाइटी है तो एंटीबायोटिक दे दिए, स्टेरॉइड नहीं देने, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट नहीं देने, थायरोक्सिन एंटी थायराइड ड्रग नहीं देने। तो थायराइडाइटिस का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड नहीं है। बहुत सारे लोग स्टेरॉइड दिए पड़े रहते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव तो नहीं देते लेकिन स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं, नहीं देने। स्टेरॉइड का बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशन है थायराइटिस में। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के ऊपर बस वेट एंड वॉच, और देखें उसके बाद उसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या रहती है। जी
The next question is free T3 T4 कब करें? जी, ये हम लोग बात कर रहे थे कि लैब कहती है T3 T4 ज्यादा से ज्यादा अच्छे टेस्ट है फ्री T3 फ्री T4। एक बात तो हम लोगों ने डिस्कस की कि हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो हमें T3 नहीं देखना। तो अगर हम हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं या उसको ट्रीट कर रहे हैं तो उसको हम T3 या फ्री T3 नहीं कराना। हम क्यों पेशेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएं और क्यों कंफ्यूज हो, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो आएगी उसमें हम कंफ्यूजन भी होगा। तो हमको क्या करना है कि T4 पे कंसंट्रेट करना है, नंबर 1 हाइपोथायराइडिज्म में। नंबर 2 फ्री T4 के इंडिकेशन भी बड़े सीमित हैं। फ्री T4 को लैब कहती है ये सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, ये अच्छा टेस्ट है, लेकिन वास्तव में अभी टेस्ट कॉस्टली भी है और उतना अच्छा, उतना वैलिडेटेड नहीं है जितना हमारा T4 का टेस्ट है। तो अगर कहा जाए कि हर लैब में जो हो जाए वो T4 है, कहीं कहीं हो पाए फ्री T4 है, सस्ता हो जाए T4, महंगा हो तो फ्री T4। फ्री T4 की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? फ्री T4 की रिक्वायरमेंट वहां है जहां कोई प्रोटीन बाउंड एब्नॉर्मेलिटी है। अगर एल्ब्यूमिन बहुत कम है, हाइपर एल्ब्यूमिनिक कंडीशन में हम T4 ना करा के फ्री T4 कराएं। डिसएल्ब्यूमिनिया वाली कंडीशन है फेमिलियल, वहां पे T4 ना करा के फ्री T4 कराएं। तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है और सब कुछ ठीक ठाक, और जब हम T3 T4 TSH करा लिया हमने, क्योंकि आधा T3 T4 TSH की पड़ी, T3 की जरूरत नहीं थी, तो T4 TSH देखना था, हमने देखा यार T4 बहुत कम आ रहा है और TSH नॉर्मल है। TSH नॉर्मल है, T4 कम है, तो हम क्या सोचेंगे, T4 जब कम हो गया, इतना कम है, तो निगेटिव फीडबैक से जाके TSH को बढ़ जाना चाहिए था। TSH नहीं बढ़ा, इसका मतलब पिट्यूटरी इज एट फॉल्ट। यह सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं या तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में या कहीं तो गड़बड़ है। ऐसे केस में फ्री T4 करा के देखिए, फ्री T4 कराया, देखा फ्री T4 नॉर्मल। इसका मतलब जो T4 कम था वह किसी एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी के कारण से, एल्ब्यूमिन की गड़बड़ियों के कारण से कम था, या कुछ बाइंडिंग एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे हमारे अगर हम एस्ट्रोजन दे रहे हैं तो T4 लेवल बढ़ जाते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं तो T4 लेवल कम हो जाते हैं, इससे संबंधित प्रॉब्लम। तो उन केसेस में हमें फ्री T4 करा लेना ठीक रहता है। एक रीनल केसेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस है, वैसे एल्ब्यूमिन बहुत कम है, वहां पे हमें फ्री T4 करा लेना है। तो विशेष कंडीशन में फ्री T4 की जरूरत पड़ती है, हर किसी में नहीं। एक प्रश्न मैंने पढ़ लिया, अभी आपने पोस्ट किया था कि डायग्नोसिस ऑफ थायराइडाइटिस, डायग्नोसिस ऑफ थायराइडाइटिस कैसे करें, यह बड़ा वेट की बात है। पहली चीज तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में यदि पेशेंट कुछ ऐसी हिस्ट्री दे रहा है कि कुछ फीवर हुआ था, उसको गला वगैरह भी खराब हुआ, यहाँ पे थ्रोट में पेन भी हुआ, नेक पेन भी हुआ, और कुछ समय तक हमें कुछ ये सिम्टम्स रहे, और उसके बाद से हम देख रहे हैं यहाँ पे पेन परसिस्ट कर रहा है और ये तो थायराइड फंक्शंस जो है वो टॉक्सिक आ रहे हैं। तो जो पेशेंट थायराइड टिपिकल ना दिख रहा हो कि बड़ी सी ग्लैंड, ग्रेव्स ऑप्थोनोपैथी, और टिपिकल हाथ कांप रहे हैं, टैकिकार्डिया है, टॉक्सिक फीचर है, आपने कहा ग्रेव डिजीज है, कुछ कराने की जरूरत नहीं, जो पेशेंट चलता फिरता आराम से आ रहा है, ठीक है, देखो डॉक्टर साहब ये टेस्ट कराए और उसमें तो T4 बहुत बड़े आ रहे हैं और TSH बहुत कम आ रहा है। आपने देखा ना टैकिकार्डिया है, ना कोई और फीचर लग रहा है, आई भी सब ठीक है, बस जो पेशेंट वो शांत बैठा हुआ है। तो यार रिपोर्ट तो दिखा रही है टॉक्सिक और पेशेंट टॉक्सिक नहीं दिख रहा। जरा ये बताइए कि दिक्कत आपको कब से है? मैं तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, अभी कुछ और पुरानी बात, 1 महीना पहले थोड़ा फीवर हुआ था, हाँ, 5 से 7 दिन फीवर रहा, थोड़ा पेन वेन था, हाँ उस वक्त हुआ था, यहाँ जरा दर्द वगैरह था, और बाकी अब तो कोई नहीं है। आपने टच करके थोड़ा दर्द है अभी, दिस इज थायराइड। तो एक हुआ एक्यूट थायराइडाइटिस, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरह की, जैसे एब्सिस हो जाए, कोई पस पड़ जाए, इन्फ्लेमेशन, तो रेयर है। दूसरा हो गया सब एक्यूट थायराइडाइटिस, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि फीवर हुआ, उसके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स से वो
थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो गई और थोड़ा टेंडर हो गई ग्लैंड और थोड़ा सा टॉक्सिक हो गई, ठीक है, जो कि कुछ समय बाद सब सप्रेस हो जाएगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे। तीसरा हो गया ऑटोइम्यून थायराइडिस, जो कि जैसे एंटी टीपीओ की बात की, एंटी टीपीओ पीटती जा रही है और थायराइड हार्मोन का बनना कम करती जा रही है। तो बॉडी क्या कर रही, कह रही थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा यार, क्या करें? तो पिट्यूटरी ने टीएसएच बनाया, भाई ग्लैंड काम कर, टीएसएच बढ़ गया, टीएसएच ने ग्लैंड को बड़ा बना दिया, अभी भी नहीं बना, टीएसएच और बड़ा, ग्लैंड और बड़ी हो गई। तो ये हो गई जैसे होशिमोटोज थायराइडाइटिस, जिसमें क्या हुआ कि हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होती जा रही है बिकॉज ऑफ एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। तो थायराइड हार्मोन बन नहीं पा रहा, तो ग्लैंड बड़ी है, पेशेंट हाइपोथायराइड है, वो हो गई थायराइडाइटिस। तो इसमें हमें थायराइडाइटिस के लिए कुछ नहीं करना, थायरोक्सिन थेरेपी लेनी है, क्योंकि ये एक क्रोनिक लॉन्ग लास्टिंग थायराइडाइटिस है वहां पे। तो ये मुख्य रूप है थायराइडाइटिस के। एक होती है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, ये बहुत कॉमन है। डिलीवरी के बाद बड़े तरह के वेरिएशन थायराइड फंक्शंस में आते हैं। 25% फीमेल्स अंडरगो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, 25%, हर 4 में एक महिला को पोस्टपार्टम चेंजेस होते हैं, थायराइड फंक्शन ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना है, जो आज है हो सकता है 6 महीने बाद वो ना रहे। तो जो डिलीवरी के, एबॉर्शन के 6 महीने के अंदर में जो थायराइड हार्मोन में चेंजेस हो रहे हैं, उनको एक बार हमें सस्पिशन के साथ में देखना है। हो सकता है टेम्परेरी हो सकता है पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस के कारण से हो, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ना हो, कुछ समय तक ऑब्जर्व करें। और एक जो आपने प्रश्न पूछा, अमाइडारोन इंड्यूस थायराइडाइटिस, अमाइडारोन वो दवा है जिसमें आयोडीन की बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो अमाइडारोन में आयोडीन की इतनी हाई कंसेंट्रेशन है कि उसको देने के बाद खूब सारी आयोडीन घुल जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जब इतनी हाई अमाउंट ऑफ थायराइडाइटिस होती है, तो वो उसके फंक्शंस को कुछ समय के लिए कंपेंसेटरी कम कर देती है। तो कंपेंसेटरी एक रिड्यूस फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, तो वो ग्लैंड कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाती है। तो जब बहुत सारी आयोडीन पहुंच गई अमाइडारोन लेने से, तो एक तो क्या होता है, कभी कभी एकदम से स्टिमुलेट कर देती है, हाइड्रोक्सिकोसिस कर देती है, फिर उसके बाद सप्रेस कर देती है, हाइपोथायराइडिज्म कर देती है। तो यहाँ पे भी वो ऊपर नीचे वाले मामले होते रहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ अमाइडारोन इनटेक, सॉल्व द इश्यू। करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी है, अमाइडारोन जब तक देते रहेंगे तब तक थायराइड फड़फड़ाती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। थायराइड, अमाइडारोन सेंसिटिव मेडिसिन है, आवश्यक मेडिसिन है, हार्ट रेट को वो गवर्न करने के लिए दे रहे हैं। एरिज्मिया हुआ तो उससे पेशेंट मर सकता है, तो एमाइडारोन हटा नहीं सकते। तो एमाइडारोन नहीं हटा सकते भैया, एमाइडारोन चलने दो, जो आपकी कंडीशन होगी वैसा काम कर लेगी। यदि हाइड्रोक्सिक है पेशेंट, तो टेम्परेरी उसको हम बीटा ब्लॉकर एंजियोलिटिक पे रख के देखना चाहेंगे। देखते हैं थायराइडोक्सिकोसिस चलती ही जा रही है, तो स्मॉल डोज ऑफ एंटीथायराइड ड्रग वहां दे देंगे, अदरवाइज नहीं। और यदि कुछ समय थायराइडोक्सिकोसिस के बाद में फिर हाइपोथायराइडिज्म में चली गई, हाइपोथायराइड में चलती जा रही, तब थायरोक्सिन थेरेपी दे देंगे। तो एमाइडारोन से थायराइड ग्लैंड को खराब होने देंगे या अफेक्टेड होने देंगे, और साथ में थायरोक्सिन देके अपना काम निकाल लेंगे, क्योंकि एमाइडारोन को हटाना उचित नहीं। जी Yes, sir. That's all the questions we had. चलिए, अब पब्लिक थक गई, उसने कहा कि बहुत खुश कर लिया इनको खुश करने के लिए हमने प्रश्न कुछ पूछ लिए थे, अपना बनना तो इच्छा नहीं है। तो खैर मित्रों, बहुत आनंद आया मुझे, कम से कम आपको कैसा लगा मुझे नहीं मालूम। यदि कोई शेयर करने की इच्छा हो तो वो शेयर करिएगा आप लोग। आज का सेशन था हाइट फंक्शन टेस्ट के ऊपर, और इसकी बेसिक रूपरेखा के साथ तब हमारी आगे की बिल्डिंग, आज की नींव की आगे की इमारत इसके ऊपर बनेगी कि हमें थायरोक्सिन थेरेपी जो आवश्यक है हाइपोथायराइडिज्म, वो कैसे देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, किस प्रकार से घटाना बढ़ाना है, और किन विशिष्ट परिस्थितियों में उसमें हमें क्या क्या
सोच विचार के परिवर्तन कर दें। ये हम लोग अगले मॉड्यूल उसमें बेसिक बातें और जो जुड़ी हुई जटिलताएं हैं वो हम लोग तीसरे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बिन्नी जी, यदि आप जाने की इजाजत दें। Yeah, Garima, please give the vote of thanks. Yes, माननीय डॉक्टर अग्रवाल को उनके शानदार व्याख्यान और शंकाओं के समाधान करने के लिए धन्यवाद। सभी प्रतिनिधियों को भी आभार जिन्होंने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मुझे यकीन है कि इस डिस्कशन ने थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाया है और हमारे अगले सत्र के लिए जुड़े रहें जो 20 तारीख को होगा। फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir. वेलकम।